गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी की सीरीज़ की दूसरे सेट को लेकर के हाजिर हूं। यहां पर हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। पहला वाला प्रैक्टिस सेट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, काफ़ी सिंपल सा है। तो एक सिंपल से सेट का आपने मज़ा लिया होगा, आपने बहुत अच्छे से किया होगा। और बाकी जिन लोगों ने अपने जवाब दे दिए थे, कुछ कम ही लोग थे ऐसे जिन लोगों के मेरे पास तक जवाब आए थे कि उनका इसमें टोटल कितना परसेंटेज रहा है, या फिर उन्होंने आउट ऑफ 30 कितने प्रश्न किए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर रोज़ आपके लिए 30 क्वेश्चंस का ये एक सीरीज़ जो मैं लेकर के आया हूँ, ये हमेशा चलता रहेगा। ये आपके पीईटी तक भी चलेगा और इसके बाद भी यूपीएसआई के लिए हम मॉडरेट लेवल, यानी कि जिस लेवल का जैसा भी हमारा एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एसएससी जीडी ही क्यों ना सही, हर एग्ज़ाम के लिए हम उसके पैटर्न के हिसाब से हिंदी का एक मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी का मॉक टेस्ट जो है, अगर आप मेरे साथ बस ये आधे घंटे यानी कि 30 से 40 मिनट मैक्सिमम का एक मॉक टेस्ट रहा करेगा। अगर आप यही मॉक टेस्ट करते रहते हैं तो थोड़ा सा इसमें मैं पैटर्न चेंज करके कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको मैं यहीं पे डिस्क्राइब करने के बाद आपको ये क्लियर करा दिया करूँगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इस पूरे मॉक टेस्ट को, जितनी जो भी हमारी सीरीज़ चलेगी, उस सीरीज़ तक आप हमारा साथ दें और आप हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से किसी ने भी हमारी पहली वाली सीरीज़, मतलब सीरीज़ का जो पहला वाला सेट है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, पूरी क्लास देख सकते हैं, और उसमें कितने नंबर आए ये भी आप ज़रूर मुझे बता दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और यहाँ पर इस सीरीज़ में भी आपको अभी क्या करना है, ये स्ट्रिक्टली समझ लीजिए कि आज मैं इस सीरीज़ में बहुत अच्छे से प्रश्न लेके आया हूँ। कई प्रश्न इसमें बहुत अच्छे, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। कई प्रश्न बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा सा मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है अभी, गला ख़राब है। पिछले टाइम की जो वीडियोस आती थी, वहाँ उस समय की वीडियोस में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो कोई नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा और 2-4 दिन में और अच्छे से आवाज़ आपको आपके पास तक मेरी पहुँच पाएगी। ठीक है, तो अभी हम इस सेट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन बस आपको क्या करना है कि आप अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और हाँ, एक चीज़ मैंने और भी यहाँ पर एक की है कि आपको पर डे इसकी जो टाइमिंग है वो मैंने फिक्स कर रखी है कि आपको ये सेट डेली इवनिंग में 8 बजे मिलेगा। और जैसे ही हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे तो भी हम अपना लाइव आने का जो टाइम है वो 8 बजे ही रखेंगे। ठीक है, तो 8 बजे या 7 बजे से फ़िलहाल हिंदी का जो है वो मैंने आपको फिक्स कर रखा है कि 8 बजे की टाइमिंग रहेगी। और लाइव की भी उम्मीद है कि मैं 8 बजे ही लाइव इवनिंग में आऊँगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने से पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक कॉपी ले लेनी है और उस कॉपी पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के आपको 30 तक के क्वेश्चन नंबर आपको डाल देने हैं। उसके बाद आप हर एक प्रश्न के आगे, सपोज़ कीजिए आपका पहला प्रश्न है, आपको लगता है कि इसका ए आंसर है, तो आप वीडियो को रोक करके वहाँ पर ए लिख लीजिए और उसके बाद उसका आंसर चेक कर लीजिए जब मैं बताता हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, और उसके बाद में फाइनल, जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सेट, पूरा मॉक टेस्ट जब हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर आउट ऑफ 30 कितने नंबर आए। ठीक है, चलिए खैर, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा लेवल है, एकदम बढ़िया वाला प्रश्न है। देखिए, ये लिखा हुआ है धूतों अर्थात जीवों द्वारा, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। मतलब धूतों लिखा हुआ है, अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो एक दुख होता है उसके लिए हम एक वाक्य में क्या कहेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक वाक्य में क्या कहने वाले हैं, तो ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, आत्मघाती, आत्मघाती का मतलब तो होता है कि आत्म यानी स्वयं के लिए, घाती तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद एक आ रहा है यहाँ पर आधि दैहिक, दैहिक मतलब ये शरीर से संबंधित होता है। ठीक है, आधि दैहिक ये शरीर से संबंधित होता है। और आधि दैविक ये कुछ आधि दैविक यानी कि देव से संबंधित हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो आधि भौतिक, इसमें आंसर रहेगा, क्या रहेगा, आधि भौतिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी वाले ऑप्शन की ओर जाएंगे, आधि भौतिक पर जाएंगे। तो जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर
बी लगाया था तो उनका बिल्कुल ठीक है, और अगर आपने इसके अलावा कोई लगाया था तो आप हमेशा आगे याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर इस सेट में 30 में से करीब 5 प्रश्न आपके ऐसे रहेंगे जो थोड़े से टफ होंगे, सोचने पर आपको मजबूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं, और अगले प्रश्न को बहुत जल्दी से आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए हम एक शब्द क्या लिख सकते हैं? जिसकी पहले से हमने आशा ना की हो। ठीक है, जिसकी हमने पहले से आशा ना की हो। तो देखिए, प्रत्याशा का मतलब तो खुद में एक आशा होता है, आशा प्रत्याशा ही आशा होती है। ठीक है, परिमेय का मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकें या जिसको हम काउंट ना कर सकें, कुछ इस तरह का होता है परिमेय, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अपरिमेय यहाँ पर दे रखा है, मतलब जिसको परिमित ना किया जा सके। अनाहूत और आहूत, देखिए हर चीज को समझते रहिए। एक शब्द आएगा आपके सामने आहूत, और एक होता है अनाहूत, यहां से भी सवाल बन जाता है। आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो, और अनाहूत का मतलब होता है जो बिना बुलाए आया हो। तो इसमें ये बहुत अच्छा सा एक सवाल है आपके सामने। आहूत, अगर आपको ध्यान हो तो पूजा अर्चना करते समय हम आहुति देते हैं। आहुति देने का मतलब होता है, हम बोलते हैं कि आप प्रकट हो और ये आहुति हमारी स्वीकार करें। तो वो लोग आहूत होते हैं जिनको हम खुद बुला करके उनके लिए हम कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, समर्पित करते हैं। जबकि अनाहूत कौन होता है? अनाहूत वो होता है जो हम चाहते नहीं कि वो आए, लेकिन वो आ जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पूछा जाता है कि जो बिना बुलाए आया हो, तो लोग उस पर क्या बोलते हैं कि इसमें अनाहूत आंसर सही होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना बुलाए आया हो, बिना बुलाए मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वो अतिथि होता है। तो अतिथि कई लोग लगा देते हैं कि जो बिना बुलाए आया हो, तो उसके लिए अतिथि लगाना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो अतिथि होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जबकि अनाहूत वो होता है जो बिना बुलाए आ गया हो। ठीक है, तो बिना बुलाए कौन आता है? भूत आते हैं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनाहूत कौन होते हैं? जो आहूत नहीं होते, मतलब जिसको हम अपनी मर्जी से नहीं पूछते हैं, वो लोग होते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा जो आंसर रहेगा वो अप्रत्याशित रहेगा। आप में से कई लोगों ने सही कर लिया होगा, जिसकी पहले से हमने कोई आशा ना की हो। मतलब हमारे साथ कुछ ऐसा होना, कोई ऐसी घटना होना, तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था, मैंने तो ऐसी आशा भी नहीं की थी कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। तो ये जो वाक्य है, ये जो घटना है, ये मेरे लिए कैसी है? अप्रत्याशित है, मतलब जिसकी मैंने कोई आशा नहीं की थी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद हम और आगे बढ़ जाते हैं, और एक बेहतरीन सा सवाल आपके सामने। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द, मतलब कोई संस्था हो या किसी का बर्थडे भी होता है। कई बार हम जब किसी की मैरिज एनिवर्सरी को हम मनाते हैं, जनरली आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जब 25वीं जयंती मना रहे होते हैं किसी की भी, तो उस समय हम उसको क्या बोलते हैं? तो 25वीं जो जयंती होती है, लोगों ने सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली। ठीक है, तो ये वर्ड आपने सुना होगा। और सिल्वर क्या होता है? चांदी होता है। चांदी मतलब रजत होता है। ठीक है, चांदी मतलब रजत होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर ये रजत जयंती कहता है, मतलब 25 साल पे मनाया जाता है, और अगर रजत की जगह, मतलब चांदी की जगह अगर सोना हो जाए, मतलब स्वर्ण हो जाए, तो ये जो होता है हम 50 ईयर पे मनाते हैं। 50 वर्ष पूर्ण होने पर क्या मनाते हैं? स्वर्ण जयंती मनाते हैं। और इसके बाद में हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली जो होती है वो 75 पे मनाते हैं। और शताब्दी सबको पता होगा, शताब्दी सबको पता होगा कि ये 100 वर्ष पे मनाते हैं। और इसी को हम प्लेटिनम जुबली भी कहते हैं। प्लेटिनम जुबली भी इसको बोल देते हैं, मतलब शताब्दी 100 वर्ष पे जो होता है उसको हम प्लेटिनम। तो ये बिल्कुल एक सीक्वेंस दे रखा है, रजत, चांदी, सोना, हीरा और प्लेटिनम। तो जैसी जिसकी वैल्यू है उसके आधार पर इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। मतलब हमने नहीं किया हुआ है, ये हमेशा से चला आ रहा है कि रजत यानी कि सिल्वर जुबली जो होती है 25 ईयर, स्वर्ण जयंती जो होती है 50 साल पे, और हीरक जयंती जो होती है यानी कि डायमंड जुबली वो 75, वो प्लेटिनम या शताब्दी ये जो होती है 100। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? रजत जयंती रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? यहाँ तक आप सभी लोगों ने ठीक से किया ही होगा, उम्मीद है मुझे। चलिए अगला हमारा सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल आ गया आपके सामने। आसान लेकिन बहुत भयंकर वाला इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। अगर आपको ये पूरी जानकारी है इन सब के बारे में, तो आप एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
तो चलिए ठीक है, पहले अपना आंसर लगा लीजिए। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको, वीडियो रोक करके अपना आंसर लगा लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद है मुझे आपने वीडियो रोकने के बाद आंसर लगा लिया होगा, और लगा लिया है तो देखिए, जो व्यर्थ की बातें करता हो। बहुभाषी का मतलब तो होता है कि जो बहुत भाषाओं का ज्ञान जिसे हो, कई भाषाओं का जो ज्ञान रखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुभाषी बोलेंगे। अगर कोई एक भाषा का ज्ञान रखता है तो हम उसे एक भाषी बोलेंगे, दो भाषाओं का ज्ञान रखता है तो हम उसे द्विभाषी बोलेंगे, और अगर वो दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है तब हम उसे बहुभाषी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, एक यहाँ पर आता है वाक्पटु। ठीक है, तो ये भी बोलने वाले से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर जो व्यर्थ की बातें करता हो, व्यर्थ की बातें करने वाला या बहुत अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको क्या बोला जाता है? वाचाल बोला जाता है। जो बहुत अधिक बोलता हो या व्यर्थ की बातें, देखिए जो बहुत अधिक बोलेगा ना, वो कुछ ना कुछ व्यर्थ की बातें जरूर कर देगा। तो वाचाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यर्थ की बातें करने वाला। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जो बोलता ही ना हो, तो उसके लिए क्या हम शब्द यूज करेंगे? मूक शब्द का प्रयोग होता है। जो बोलता ही ना हो मतलब वाचाल का उल्टा हो जाएगा, वाचाल का विलोम हो जाएगा यहाँ पर मूक। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न और भी बनता है। इसके अलावा यहाँ से बनता है जो कम बोलता हो। ये तो बिल्कुल ना बोलने वाला हो गया, ये बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो गया। और जो कम बोलता हो, उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम करेंगे अल्पभाषी, या फिर हम कह सकते हैं उसके लिए मितभाषी। ठीक है, मितभाषी भी कह सकते हैं, अल्पभाषी भी कह सकते हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा जरा देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न, तो यहाँ पर ये भी वन वर्ड से ही आया होगा पांचवा प्रश्न, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था, बहुत सारे जो सेट्स रहेंगे, तो हर सेट में हम कोशिश ये करेंगे कि 30 प्रश्नों को देंगे, और इन 30 में हर एक से 5 प्रश्न देंगे हर टॉपिक से, यानी कि 6 टॉपिक से हर बार हम सेट लेंगे। तो कभी कोई टॉपिक नहीं भी होगा किसी में, और कभी वो टॉपिक शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा हम मिसलेनियस सेट भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिसलेनियस भी आएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो 30 क्वेश्चंस का इस तरह का एक पैटर्न आपके सामने भी नज़र आने वाला है, बहुत जल्दी नज़र आने वाला है। चलिए, कष्ट से संपन्न होने वाला मतलब कोई काम है जो संपन्न तो होगा लेकिन बहुत कष्ट से। तो कष्ट से संपन्न होने वाला, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? देखिए, कष्टकारी का मतलब भी वही है कि कष्ट देने वाला, कष्टप्रद का मतलब भी कष्ट देने वाला है, और एक है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का मतलब है जो कष्ट के साथ साध्य हुआ हो, मतलब संपन्न हुआ हो, जिसका समाधान एक कष्ट के द्वारा हुआ हो। तो कष्ट साध्य यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी अच्छे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिया होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपने कष्ट साध्य ही लगाया होगा, कष्ट साध्य। ठीक है, चलिए, हम 5 प्रश्नों को कर चुके हैं, तो 5 में से उम्मीद है 5 प्रश्न सही रहे होंगे, शायद कोई एक गलत हुआ हो तो भले ही। तो यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारे सामने 6 से 10 वाला, और 6 से 10 तक हमें क्या बताना है? पर्यायवाची हमें बताना है भाई, पर्यायवाची बताना है शब्द का। तो एक शब्द यहाँ पर आया कानन, बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ने पढ़ रखा होगा। कानन शब्द जो है, कानन शब्द का आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची कौन सा होगा। तो देखिए, कानन जो होता है, कानन, विपिन, वन, कांतार, ये सब जो होते हैं वन के पर्यायवाची होते हैं, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर पुष्प जो है, पुष्प अलग हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। देखिए, बिहिप जो है, ये तो बिहिप तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिहिप क्या होता है। ये तो विश्व हिंदू परिषद जैसा कुछ हो गया, विश्व हिंदू परिषद। बिहिप वर्ड का मीनिंग तो कुछ ऐसा नहीं होता जो हमें कंफ्यूज करे कहीं से कहीं तक। तो यहाँ पर कानन का सीधा वन आंसर हो जाएगा। बिहिप का मीनिंग इनसे कोई भी टच करने वाला नहीं है, मुझे लगता है कि शायद बिहिप का कोई पर्यायवाची होगा भी नहीं। ठीक है, ये विश्व हिंदू परिषद का ही शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि वन का जो पर्यायवाची है कानन है, या फिर कानन का पर्यायवाची वन है। अगला एक कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आया, जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2015 से अब तक मैं खुद इसको 2 या 3 बार इस प्रश्न को मैं अपने एग्जाम्स में दे चुका हूँ। तो देखिए, घूसर शब्द जो है, घूसर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। घूसर जो होता है गधे का पर्यायवाची होता है। गधा मतलब गर्दभ होता है, तो इसे गधा भी कहते हैं। इसे हम बैशाख नंदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैशाख
नंदन, ठीक है, वैशाख नंदन भी कहते हैं। तो ये गर्दभ है, गधा है, वैशाख नंदन है, खर है। तो इस तरह से इसके कई नाम होते हैं। सभी पर्यायवाची आप इसके पढ़ लें, सभी पर्यायवाची आपको पढ़ने हैं। और देखिए बाकी आप जानते हैं, मेघ बारिश होती है। अश्व, अश्व को भी आप जानते हैं, अश्व क्या होता है? अश्व घोड़ा होता है ना, अश्व का मतलब घोड़ा होता है। और अजा, अजा यहाँ पर ना देवी के लिए भी अजा का प्रयोग किया जाता है, अजा का प्रयोग देवी के लिए भी किया जाता है। और अजा जो है बकरा या बकरी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अजा जो है वो अलग हो जाएगा, जबकि गर्दभ गधे के लिए होता है और गधे के लिए हम घूसर भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है स्वच्छ। स्वच्छ का पर्यायवाची बहुत ही आसान है। पंकज मतलब क्या होता है? पंकज का मतलब पंक में पैदा होने वाला, यानी कि कीचड़ में पैदा होने वाला, तो वो कमल होता है। नीरज भी कमल होता है। जबकि स्वच्छ का मतलब निर्मल होता है, जिसमें कोई मल ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे कि ये स्वच्छ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने 8 प्रश्न किए और 8 के बाद में हमारा 9वां प्रश्न आने वाला है। तो उम्मीद है यहाँ तक सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में क्या कहा जाए। हम पर्यायवाची कर रहे हैं इस समय, तो शाश्वत का पर्यायवाची देखिए। शाश्वत जो है ना, शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत का पर्यायवाची जो होता है, सॉरी, शाश्वत का विलोम हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 10-5 मिनट तक इंपॉर्टेंट इस पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाश्वत का पर्याय विलोम शब्द होता है नश्वर। तो देखिए शाश्वत क्या होता है? हमेशा रहने वाला या बहुत लंबे काल तक, दीर्घ काल तक रहने वाला। जबकि नश्वर जो होता है, नश्वर का मतलब फ्रेटाइल होता है, या आप ये मान के चलिए कि जिसका नाश संभव है वो नश्वर होता है। तो एक वक्तव्य भी आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य क्या है? एक नश्वर प्राणी है, एक नाशवान प्राणी है। मतलब जिसका नाश होना, एक जो हमारा शरीर है इसका नाश होना एक समय बिल्कुल डेफिनेट है कि इसका नाश एक दिन होना ही है। मतलब मनुष्य एक नश्वर प्राणी है। तो शाश्वत जो होता है, शाश्वत जो हमेशा रहे, यानी कि लंबे समय तक रहे। तो देखिए शाश्वत यानी कि लंबे समय तक रहने वाला, कुछ इस तरह का जहां सेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, उम्मीद है मुझे बिल्कुल राइट आंसर आपने लगाया होगा। देखिए यहाँ पर आंशिक, आंशिक शब्द है। आंशिक का मतलब थोड़ा होता है। लौकिक का मतलब किसी लोक से संबंधित होता है। साकार मतलब जो है, जो मतलब कहना चाहिए यथार्थ से संबंधित हुआ। जबकि चिरंतन यहाँ पर जो शब्द एक दिया हुआ है, चिरंतन का मतलब क्या होता है? चिरंतन का मतलब, जब आपने देखा होगा चिरंजीवी भव बोला जाता है, मतलब आप दीर्घ काल तक रहें, मतलब आपकी दीर्घ आयु प्राप्त हो, तो चिरंजीवी भव इस तरह से बोला जाता है, या चिरायु भव बोला जाता है। तो चिरंतन का मतलब भी है चिर, यानी कि बहुत लंबे समय तक, चिर मतलब अधिक समय तक, दीर्घ काल तक। तो दीर्घ काल तक आपका मतलब रहने वाला जो होता है वो चिरंतन होता है। तो शाश्वत का अर्थ, शाश्वत का यहाँ पर जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? चिरंतन हो जाएगा। ठीक है, तो हम सी वाले आंसर के साथ यहाँ पर जाएंगे। सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न कर लेते हैं और 10वें प्रश्न के बाद देखते हैं कौन सा पैटर्न एक आने वाला है। तो 10वां प्रश्न उठा लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हमने 10वां प्रश्न, देखिए ये कितना अच्छा, एक बढ़िया सा सवाल आपके सामने आया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको मुझे लगता है कि आप कर तो लेंगे ही खैर, लेकिन करिए इसको, बताइए ज़रा क्या इसका आंसर होगा। निमिष, निमिष, निमिष का अर्थ क्या होता है भाई? निमिष का अर्थ क्या होता है? और निमिष का हमें पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या फिर क्षण। ठीक है, क्षण, क्षण जो पल होता है, क्षण या पल जिसको हम कहेंगे। ठीक है, बात एक ही है ना, क्षण या पल। ठीक है, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। छिद्र सभी जानते हैं, पूर्ण सभी जानते हैं, प्रकाश सभी जानते हैं। तो निमिष का यहाँ पर जो पर्यायवाची है वो क्या है? बहुत जल्दी से बताइए। सही से आपने आंसर सभी ने लगा लिया होगा, सोच समझ लिया होगा, वीडियो को रोक करके आप आराम से आंसर को लगा सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्षण होगा, क्योंकि निमिष का अर्थ भी कुछ ऐसा होता है कि मतलब पलक झपकना होता है, एक तरह से पलक झपकना। पलक जो होते हैं ना हमारे आंखों के, तो पलक झपकना निमिष का अर्थ होता है। तो वो भी एक क्षण के लिए होता है और ये भी एक क्षण या पल के लिए होता है। तो इस तरह से निमिष का जो पर्यायवाची है यहाँ पर क्षण हो जाएगा। ठीक है, क्षण या फिर पल हो जाएगा। चलिए इसके बाद और अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला 11वां हम प्रश्न ले लेते हैं। देखिए अभी हमने जो स्टार्ट किया है
एसआई का भी एक लंबे टाइम के बाद, मतलब लगभग आज से मान के चलिए, अभी हमारा जुलाई गया है और अगस्त आया है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैं मानता हूं कि 3 महीने हैं आपके पास। तो अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की है तो भी अगर आप चाहें तो दिन रात एक करके आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 महीने अगर आप डट जाएँ, बहुत अच्छे से अगर डट जाएँ तो कुछ भी पॉसिबल है, ये समझ लीजिए। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है, कर लीजिए, डट जाइए एक बार। एसएससी जीडी का भी बहुत अच्छा पैटर्न है, एसएससी जीडी को भी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा पैटर्न आता है। हिंदी तो बहुत ही सिंपल सी आती है एसएससी जीडी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का विलोम शब्द बताना है। अभी हमने पर्यायवाची किए थे, तो पर्यायवाची के बाद में अब यहाँ पर आ गए हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में ज़रा देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि ये भगवान की बात हो रही है, तो ब्रह्म का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर विलोम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? विलोम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? विलोम। ठीक है, तो यहाँ हमसे विलोम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये विलोम नज़र आ रहा है आपको जो मैंने लिखा है यहाँ पर? चलिए ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए विलोम हमें बताना है किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म मतलब ये भगवान की बात हो रही है ना, तो अब इसका अपोजिट क्या होगा? जगत, अज्ञान, माया और या फिर जीव। क्या हो जाएगा? जीव इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रह्म का अपोजिट यहाँ पर जीव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगले प्रश्न की ओर, बहरंग का हमें विलोम बताना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है बहरंग का। कई लोगों ने एकदम देखते हुए आंसर लगा दिया होगा इसका। रंगारंग बिल्कुल नहीं, जल तरंग अरे बिल्कुल नहीं, राग कतई नहीं। क्या होगा इसका? अंतरंग। बहरंग का अंतरंग, बह मतलब बाहर, अंत मतलब अंदर, तो बहरंग का अंतरंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा है, बहुत ही आसान है, इसको आप याद रखिए, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो पहला वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला है अनागत। देखिए अनागत का मतलब होता है जो ना आया हो। ठीक है, अनागत मतलब ना आने वाला, और आगत मतलब आने वाला। ठीक है, तो अनागत का अपोजिट क्या हो जाएगा? आने वाला, यानी कि आगत। तो अनागत का विलोम यहाँ पर आगत रहेगा। बिल्कुल ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल सा है, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। चलिए ये देखिए कितना सिंपल है, सब के सब जानते हैं इसको, तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति इसको बता देगा कि भाई श्री गणेश का जो विलोम होता है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है, जरा बताइए। कुछ लोग तो श्री राधा बोल रहे होंगे, कुछ लोग क्या बोल रहे होंगे? श्री राधा। चलिए कुछ लोग बोल रहे होंगे श्री राधा। श्री गणेश बिल्कुल नहीं, श्री राधा नहीं होगा। देखिए श्री गणेश का मतलब क्या होता है? गणेश जी की पूजा हमेशा हम कब करते हैं? सबसे पहले करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं। कभी भी पूजा याचना जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी भी काम को प्रारंभ करना, श्री गणेश कहलाता है। और इति श्री, इसका उल्टा जो मतलब हो जाएगा, विलोम जो हो जाएगा, हम बोलते हैं ना किसी काम को सिद्ध हो जाना, तो कहते हैं इति सिद्धम, यानी कि कोई भी काम जब खत्म होता है, समापन होता है, उसको बोला जाता है इति श्री। तो श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना। क्या होता है? प्रारंभ करना। और इसका मतलब होता है समापन करना। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे कि प्रारंभ करना और यहाँ पर समापन करना किसी भी काम के लिए। तो श्री गणेश का अपोजिट क्या हो जाएगा? इति श्री। ठीक है, इति श्री। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न जो रहेगा 15 नंबर, और विलोम का आखिरी आकर्षण। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आकर्षण का जो विलोम होगा वो विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण। भैया देखिए इसको याद रखिए, आकर्षण का कई लोग अनाकर्षण लगाएंगे, कई लोग पराकर्षण भी लगा देंगे। तो लगाने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, कुछ भी लगाएंगे। आप तो चारों लगाइए, कौन क्या कहेगा आपसे। लेकिन अगर आपको सही करना है तो आकर्षण का विकर्षण लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आकर्षण का हमें क्या लगाना है? विकर्षण लगाना है। चलिए ठीक है, फिर हम 16वां प्रश्न उठा लेते हैं। भाई 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जरा देख लीजिए। तुलसी जैसे महाकवि, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे रखा है तुलसी जैसे के बाद में, तो तुलसी जैसे महाकवि बिरले ही होते हैं
बिरले ही होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सेम सवाल ऐसा है कि कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स देखे होंगे, आए हुए सेट्स देखे होंगे, सोल्ड अनसोल्ड, तो उनमें आपने ज़रूर इसको देखा होगा। तुलसी जैसे महाकवि बिरले ही होते हैं। बिरले का मतलब देखिए, बिरले का मतलब मैं बता देता हूँ, शायद थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। बिरले का मतलब होता है कि कम मिलना, ठीक है, कम मिलना। यानी तुलसी जैसे महाकवि कम ही होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, तुलसी जैसे महाकवि कम ही होते हैं। अब तुलसी कैसे महाकवि थे? अजेय थे या अविजेय थे या कालजयी थे या दिग्विजयी थे? तो यहाँ पर आप इनकी कह सकते हो कि इनकी प्रशंसा में आप कौन सा शब्द यहाँ पर लगाने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर अच्छे से चूज़ करना है। तो देखिए, इसका मतलब जो रहेगा यहाँ पर अभिजेय और अजेय, इनका कुछ अर्थ अजीब सा मुझे लग रहा है। अजेय यानी कि जो जीता ना हो, अविजय यानी जो कभी विजय जिसकी ना हुई हो, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो दिग्विजय, तो दिक प्लस विजयी, इसको हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा वाला रहेगा? सी रहेगा, कालजयी। कालजयी का मतलब होता है उस काल को जीतने वाला, ठीक है। तो उस काल को, यानी तुलसी जैसा कवि, तुलसी जैसा जो उस काल को जीतने वाला महाकवि था, ऐसा कवि कम ही मिलता है। कौन से काल को? ये जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय की ये बात कर रहे हैं, मतलब तुलसीदास के समकालीन जितने लोग थे उन सब में एक खास व्यक्ति थे तुलसी। इनके एक अलग ही व्यक्तित्व था, एक अच्छे लेखक थे, अच्छे मतलब कवि थे ये। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं कि बहुत सारी इनकी कृतियां हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है। तो कालजयी, इनके लिए बहुत ज़्यादा, इनकी तारीफ में एक हम सबसे अच्छा शब्द बोल सकते हैं कालजयी, मतलब उस काल को जीतने वाला, ठीक है। तो ये याद रखिए, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ते हैं, इस टाइप के जो प्रश्न है ना, ये मुश्किल हो जाते हैं। कई बार हम लोग जो लगा रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल ये ठीक ही लगता है, कई बार हमें बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन दरअसल वो होता नहीं है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी। तो रानी युद्ध, अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर फिल करना है। तो रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी, या रानी युद्ध से वीरता पूर्वक लड़ी, या रानी युद्ध बीच वीरता पूर्वक लड़ी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी युद्ध को वीरता पूर्वक लड़ी, और या फिर रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। तो यहाँ पर आपको जो आंसर सही, बहुत अच्छा, जो सुंदर सा जच रहा होगा, वो आंसर आपको में यहाँ पर जच रहा होगा। तो इसमें क्या आएगा? में आ जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर भी आपने कर लिया, रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। चलिए हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे इस कार्यालय सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। मुझे इस कार्यालय से, नहीं से तो दिया ही नहीं है, मुझे इस कार्यालय द्वारा, बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा है, मुझे इस कार्यालय द्वारा सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। हम कार्यालय द्वारा तो नहीं कह सकते, वहाँ पर किसी अधिकारी की बात अगर आती तो हम कह सकते थे। तो मुझे इस कार्यालय में सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो ये भी शायद नहीं होगा। मुझे इस कार्यालय, ये श्री यहाँ पर क्यों दे रखा है? शायद यहाँ पर से होगा, लेकिन से होगा तो भी हम इसे गलत बोलेंगे, क्योंकि से और के द्वारा इन दोनों का तो एक ही सेंस आता है। हिंदी इतनी आपने पढ़ रखी है, ठीक है। तो से या फिर के द्वारा का मतलब तो एक ही होता है, कर्ण तत्पुरुष होता है ना, कर्ण। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो मुझे लगता है कि बिल्कुल डी वाला आंसर सही रहेगा। और आप में से आपने क्या लगाया आंसर, ज़रा ईमानदारी से बताइए, ठीक है। यहाँ पर ना आप झूठ बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी, अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए। तो ये सटीक है, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम जच रहा है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रट डालिए भाई, देखिए जब ज़्यादा अच्छा सा सवाल आ जाए ना, उसको बहुत अच्छे से याद रखिए। तो आपके कई बार सेंस जो होते हैं वो नॉन सेंस में चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा सेंस को कॉमन सेंस में चेंज करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप उसको याद रखिए, समझने के साथ साथ उसको रट लीजिए। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलाकार की जो कलाकृति है उसमें जनता की आकांक्षाओं, मतलब कलाकार कुछ ऐसी कलाकृति लेकर के आए
जिसमें जनता की आकांक्षाओं का, आकांक्षा से मतलब होता है कि जो जनता चाहती है कुछ उस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जैसा जनता की इस समय की सोच है, जो जनता जिस पर्पज से आई है, जो जनता चाहती है, जो उसकी डिमांड है मोस्टली जनता की, उस तरह का होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? देखिए भाई, दर्पण तो नहीं हो सकता, दर्पण नहीं हो सकता, प्रतिपालन या प्रतिपालक ये भी नहीं होगा, प्रतिपालन भी नहीं होगा, प्रतिपालन होना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए प्रतिवेदन क्या होता है, यहाँ पर आंसर तो प्रतिफलन होना चाहिए, क्योंकि आकांक्षाओं का फल ही यहाँ पर हो सकता है, आकांक्षाओं का प्रतिफलन होना चाहिए। मतलब जैसी आकांक्षाओं की सोच रखी हो उसी तरह की जो आकांक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं किसी व्यक्ति ने, जितनी उम्मीदें हैं किसी व्यक्ति को, उसी तरह का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रतिफलन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। और देखिए प्रतिवेदन शब्द जो है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रतिवेदन शब्द का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन, प्रतिवेदन शब्द जो होता है ये भी एक तरह का प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, जब भी कोई सेमिनार होता है, जब भी कोई मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग का, उस ट्रेनिंग का पूरे दिन का जो सार होता है, मतलब मुख्य जो भाव होते हैं, सार जो होता है, निचोड़ जिसको हम कहेंगे, तो उसको बोल देना ही प्रतिवेदन होता है। ठीक है, उसको एक बार में एक व्यक्ति द्वारा जो बोला जाता है उसको हम कहते हैं कि इसका प्रतिवेदन था। पूरी मीटिंग का, आज मॉर्निंग टू इवनिंग या जितने टाइम की भी मीटिंग थी, जितने टाइम की भी ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग का ये क्या है? प्रतिवेदन है। क्या है ये? प्रतिवेदन है। ठीक है, तो 19 नंबर तक हमने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है और 20 नंबर क्या है जरा देख लेते हैं। आपसे सादर, सादर निवेदन है, नहीं निवेदन तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। आपसे सादर निवेदन है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। ठीक है, आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। तो हमें क्या है? आपसे सादर अनुग्रह है, अनुरोध है, अभिलाषा है या विनय है? तो देखिए करने को तो हम विनय भी कर सकते हैं, अनुग्रह भी, लेकिन यहाँ पर जो शब्द जचेगा वो क्या जचेगा? आपसे सादर अनुरोध है, आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक ये रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना पहले आपके आंसर ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको अभी इसी क्लास में, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न जब निपट जाएंगे तो हम इसी क्लास में आपको बता देंगे। अभी जस्ट 2-3 प्रश्न होंगे शायद इस तरह के, जिसमें भाववाच्य और वाच्य के बारे में यानी वॉइस के बारे में यहाँ पूछा गया होगा। तो इन प्रश्नों को करने के बाद अगर किसी को नहीं आते हैं ये प्रश्न, उसे जानकारी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जिन लोगों ने इसका टिक लगा लिया है, नहीं लगाया है तो जल्दी से लगाइए, बहुत जल्दी लगाइए। अगर आपने नहीं लगाया है तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आपने लगा रखा है तो आप अपना जांच लीजिए, और नहीं लगाया, आपको नहीं पता है तो आप इसको याद रखिए। यहाँ पर भाववाच्य जो होगा वो यहाँ पर बी वाला आंसर होगा, यहाँ बैठा नहीं जाता। ठीक है, ये देखिए होता क्या है, भाववाच्य जो होता है, कुछ चीज़ें शुरुआत अभी से लेकर के मैं बता देता हूँ आपके लिए। भाववाच्य का मतलब होता है फीलिंग। तो ऐसा वाक्य जिसमें हमारी फीलिंग कुछ ऐसी रही हो जिसमें हम किसी भी काम करने को असमर्थ हों। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, किसी भी काम को करने में जहां हम असमर्थ नजर आते हैं वहां पर होता है भाववाच्य। तो यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। यूपी पुलिस 2018 में या 19 में या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जिनमें भाववाच्य से संबंधित एक सवाल जरूर आता है। भाववाच्य से संबंधित एक सवाल जरूर आता है, बहुत भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट है। मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। तो इस तरह से जहाँ लगे कि हम किसी भी काम करने में असमर्थ हैं, या कोई व्यक्ति है जो किसी भी काम करने में किसी भी काम को करने में असमर्थ है, तो ऐसी कंडीशन में हम मानेंगे कि उसकी फीलिंग है कि वो काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाववाच्य आपने समझ लिया होगा। मुझे उम्मीद है आप में से कोई भी कभी भी गलत नहीं करेगा, कभी भी मतलब कभी, एक भी जन्म में, इस जन्म की तो छोड़ो, अगले जन्म में भी गलत नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। देखिए कृतवाच्य जो होता है ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है, मतलब एक्टिव वॉइस होता है, ये एक्टिव वॉइस। ठीक है, इंग्लिश सब लोगों ने पढ़ रखी है, सब के सब बहुत होशियार हैं, बहुत बड़े वाले हैं। चलिए
निम्नलिखित में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। देखिए कृतवाच्य जो है यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ आंसर की बात करूँ तो यहाँ देखिए पहला आंसर है हमारा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर कृतवाच्य जो रहेगा हमारा यहाँ पर मोहन रहेगा। अभी मैं रिपीट कर दूंगा, जितने लोगों का प्रश्न सही है अच्छी बात है, नहीं है तो याद रख लीजिए। अभी मैं रिपीट करूंगा, एक बार अभी रिपीट करना है मुझे इस तरह के प्रश्न को। अब देखिए आगे इन्होंने सरल वाक्य दे दिया, चलिए हम फिर पीछे चलते हैं। भाववाच्य यहाँ से समझ लेते हैं, भाववाच्य से समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए जो वाच्य होते हैं ना, वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृतवाच्य, और एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। एक क्या होता है? भाववाच्य। देखिए कृतवाच्य जो होता है ये कर्ता से बना हुआ है, और कर्मवाच्य कर्म से बना है, भाववाच्य भाव से बना हुआ है। तो ऐसा वाक्य, ध्यान रखिए, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, मतलब जो काम किया गया हो, जो काम किया गया हो उस वाक्य में, यहाँ बैठा नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए कृतवाच्य का मतलब हुआ कि जहाँ पर कर्ता की मौजूदगी हो, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो, तो जो भी काम किया गया है, पिता कपड़ा सीती है, पहली बात तो यही गलत दे दिया इन्होंने, तो यहाँ बैठा नहीं जाता। अच्छा हाँ, यहाँ तो भाववाच्य है यार, क्या बता रहा हूँ मैं, भाववाच्य है, कोई नहीं। देखिए जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो, अगर यहाँ पर पिता कपड़ा सीते हैं ऐसे दिया होता तो कपड़ा कौन सी रहा है, मतलब जो वर्क हो रहा है उस वर्क को करने वाला कौन है, अगर करने वाला यहाँ मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और कपड़ा सिया जाता है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कपड़ा सिया जाता है तो इसमें देखिए काम तो हो रहा है, मतलब कर्म तो हो रहा है, लेकिन कर्म को कर कौन रहा है? क्या काम करने वाला व्यक्ति यहाँ मौजूद है? क्या उसकी प्रधानता है? नहीं है। पिताजी सी रहे हैं, मम्मी जी सी रही हैं, या कोई राम है, मोहन है, कौन है, कोई हमें नहीं पता कि कपड़ा यहाँ पर कौन सी रहा है, लेकिन हाँ काम हो रहा है। तो कर्म अगर यहाँ पर हो रहा है, कर्म करने वाले व्यक्ति का पता नहीं है लेकिन कर्म हो रहा है, तो यहाँ पर ये रहेगा आपका कर्मवाच्य, यानी कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये वाला हो जाना चाहिए था। कर्मवाच्य के लिए हम इस वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक किसने पढ़ी? पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो पुस्तक पढ़ी गई थी मेरे द्वारा, यानी कि काम करने वाला अगर मौजूद है, मैंने पुस्तक पढ़ी अगर हमने यहाँ पर दे देते हैं तो ये कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी अगर दे दिया जाएगा तो कर्तवाच्य हो जाएगा, और ये भी कर्तवाच्य रहेगा। अगर हाँ यहाँ पर हमने ये दिया होता कि पुस्तक पढ़ी गई, केवल ये दिया होता पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक तो पढ़ी गई, यानी कर्म की प्रधानता है, कर्म हुआ, लेकिन उस किताब को पढ़ा किसने था, उस पुस्तक को पढ़ा किसने था? तो ये जब नहीं दिया है तो ये क्या रहेगा? कर्मवाच्य रहेगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। और अगर उस काम को करने वाला व्यक्ति मौजूद है, मेरे द्वारा अगर मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर काम करने वाला अगर व्यक्ति मौजूद है तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। कर्ता की प्रधानता होने पर कर्तवाच्य, कर्ता की प्रधानता ना हो, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, काम हुआ हो लेकिन काम किसने किया पता नहीं, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाव की प्रधानता तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाव की प्रधानता से मतलब होगा कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने में असमर्थ हो। तो जैसे कि यहाँ बैठा नहीं जाता, ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो वाक्य है वो कैसा रहेगा? यहाँ पर भाववाच्य रहेगा। तो अगला वाला जो हमने आपको बताया था कि कर्तवाच्य यहाँ पर कौन सा है? कर्तवाच्य यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो व्यक्ति जो काम करने वाला व्यक्ति है कर्तवाच्य, यानी कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो जो व्यक्ति काम करने वाला है यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हालांकि आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को ले लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। तो मैंने आपको ये पिछली वाले सेट्स में, पिछला जो सेट था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो था, उसमें मैंने आपको बता दिया था वाक्य विधि से संबंधित थोड़ा सा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है, ठीक है, उसका हमें चयन करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सरल वाक्य एकदम साधारण सा वाक्य होता है, और अगर किसी
एक वाक्य में दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को, दो स्वतंत्र सेंटेंस को हम किसी भी कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं तो वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। और अगर हम किसी एक सेंटेंस को जब बोलें तो उस अगला जब तक सेंटेंस ना बोलें तब तक पहले वाले सेंटेंस का पूरा अर्थ ना निकले तो ऐसा वाला सेंटेंस जो होता है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। चलिए हम यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आंसर आप लोगों ने अगर लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी आंसर अभी आने वाला है। तो देखिए, उसने कहा था कि, भाई उसने कहा था कि, क्या कहा था उसने, ये तो बताना ही पड़ेगा ना। जब तक हम आगे की बात नहीं बोलेंगे उसने कहा कि, ये वाली बात पूरी नहीं हो पाएगी। उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि, अब आगे तो हम लटक गए ना यहाँ पर। क्या बोला उसने, कार्यालय बंद हो गया। ठीक है, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, मतलब यहाँ पर जो वाक्य है ये वाला मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। सुबह हुई और वह आ गया। ठीक है, सुबह हुई ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। सुबह हुई तो इसको आगे की बात कहने की आवश्यकता नहीं है, और वह आ गया यहाँ पर भी कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये अपने आप में दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं। राहुल धीरे धीरे लिखता है, एक साधारण सी बात है, ना यहाँ पर दो सेंटेंस है, ना ही यहाँ पर कुछ हम लटकने वाला काम कर रहे हैं, पूरी बात एक ही बार में फाइनल की जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। कैसा वाक्य है ये सरल वाक्य है। और अगला दे रखा है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। किसे सम्मान देना है, जो बड़े हैं। तो देखिए, जो बड़े हैं, क्या ये सेंटेंस पूरा हुआ? अगर हम इसको छुपा लें तो क्या ये सेंटेंस पूरा हुआ, जो बड़े हैं। ठीक है भाई, जो बड़े हैं उनका क्या करना है, उन्हें सम्मान देना है। ठीक है, तो अब बात पूरी हो पाती है। इस वाली बात का अर्थ कब निकलता है, जब हम अंतिम वाली बात पढ़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक मुख्य वाक्य है और एक गौड़ वाक्य है। तो जब तक हम मुख्य वाक्य का अर्थ हमें निकालना है तो हमें गौड़ वाक्य भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला लॉजिक जो मैंने आपको कल बताया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने या सभी लोगों ने आपने सी आंसर लगाया होगा, और सी आंसर अगर आपने लगा लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि बस आपके लिए ना इस तरह के सेट्स मैं आपको देता रहूं और इन सेट्स के थ्रू आप अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त कर लें, बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहें, और ऐसे सेट्स हों जिनमें हम बीच में या स्टार्टिंग में भी एक आध मिनट से ज़्यादा मैं आपका कभी ख़राब ना करूं, और एक सीरीज़ बहुत अच्छे से चलती रहे। लेकिन उसके लिए आपको एक बार में आपको समझ लेना है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आपके मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, बाकी जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं उस तरीके से इसको शेयर करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन हमें करना है। फिर से वही सवाल आया, संयुक्त वाक्य का चयन। तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य से मतलब है दो साधारण सेंटेंस होंगे जिनको हमने किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ा होगा। हालांकि हम ये भी रट सकते हैं कि कौन से वाले कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन वो रटना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रटने वाला काम ना करके हम सिर्फ समझने वाला काम कर लेते हैं। जो परिश्रम करता है, चलिए ठीक है भाई, जो परिश्रम करता है, बात तो अधूरी हो गई, अभी बात को पूरा तो करिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। तो जब बात अधूरी रह जाए, आधा पढ़ने से बात अगर अधूरी रह जाए, तो वो सेंटेंस कैसा होता है, मिश्र वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। अब अगला वाला, तो यहाँ पर ये तो हो गया मिश्र वाक्य। अगला, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। मैं पढ़ता हूं, ये अपने आप में पूरी बात है। वह गाता है, ये अपने आप में पूरी बात है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया हमारा आंसर, और यही हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाला, बी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी वाला आंसर बिल्कुल सही। चलिए, क्या आगे भी कोई और आंसर है, कंफ्यूज कर रहा है तो जरा देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो ये कोई एक ही बात यहाँ पर कही जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि दो बातों को जोड़ा जा रहा है और दोनों ही बातें अपने आप में पूरी हों, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर भी प्रतीत नहीं हो रहा है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। चलिए, पूरा सेंटेंस पढ़ा तब बात समझ में आई आखिर कहना क्या चाहता था। चलिए ठीक है, तो आपने आंसर तो अपना फाइंड कर ही लिया ना, आंसर आपका बी होगा। ये तो कंफर्म हो ही गया है, ये तो कंफर्म
हो ही गया है कि आंसर आपका कौन सा होगा, बी होगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य हमें फिर से छांटना है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये तो अधूरी बात रह गई, यानी कि ये कौन सा वाला हो जाएगा, 24 मतलब, अच्छा ऐसा हो गया है कि यहाँ पर 24वां जो प्रश्न है वो डबल दोनों स्लाइड में 24 ही है। इसके बाद फिर हम 25 देखते हैं, शायद इसमें एक प्रश्न कम हो सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, क्योंकि 24 हमने पढ़ा, 23 पढ़ा, 23 के बाद हमने 24 पढ़ा और 24 की डबल स्लाइड्स यहाँ पर दे रखी थी। उसके बाद आ जाता है हमारा 25 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। चलिए ठीक है, मिश्र वाक्य मतलब जहाँ पर बात अधूरी रह जाए, जैसे रोहन आम खा रहा है, बात तो पूरी हो गई। वह पंडित है किंतु हठी है, तो ये बात भी कटी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आधी बात कही तो आधी बात अधूरी रह गई, ऐसा बिल्कुल भी। वह पंडित है किंतु हठी है, तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें अपने आप में कंप्लीट है, मतलब ये संयुक्त वाक्य की ओर जाएगा। आकाश में बादल गरजता है, तो ये भी एक साधारण वाक्य हो जाएगा या सरल वाक्य हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, वह कौन सा व्यक्ति है, तो ये बात देखिए यहाँ पर अधूरी रह गई ना। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, तो वो कौन सा व्यक्ति है, अगर हम इतनी बात पढ़ेंगे तो समझ में आएगा भाई किसकी बात कर रहा है ये, आगे की बात तो बोल। जब तक आगे की बात नहीं बोलेगा तब तक हमें बात समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। हम जाएंगे यहाँ पर डी के साथ। चलिए अब 26वां प्रश्न, आखिरी पड़ाव हमारा अगले अंतिम 5 प्रश्नों के लिए, और इन 5 प्रश्नों में देखिए क्या दिया है, बहुत ही फैंटास्टिक बढ़िया वाले सवाल, एकदम ज़बरदस्त बढ़िया सवाल आपके सामने आ गए हैं। क्या दे रखा है जरा देखिए, 26 से 30 तक। निम्नलिखित वाक्यों के जिस वाक्य में त्रुटि हो उसका चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 है, तो इस 26 को शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, कोई त्रुटि नहीं। हमें देखना है कि पहले इस वाले पार्ट में मिस्टेक है, इसमें है, या फिर इस वाले पार्ट में है, और या फिर कोई गलती नहीं है। तो चारों ऑप्शंस यहाँ पर इस तरह से दे रखे हैं। देखिए शीला तो नाम है किसी का, उसमें गलती हो ही क्या सकती है। अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, या फिर अस्वस्थ होने की वजह से आज, या अस्वस्थ होने के कारण आज विद्यालय नहीं गई, यानी कि अस्वस्थ होने के लिए, ये वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, अस्वस्थ होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, त्रुटि जो है वो हमने पता कर ली। त्रुटि इसमें कहाँ पर है, त्रुटि है सेकंड वाले में, यानी कि अस्वस्थ होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है। चलिए और अगला देख लेते हैं, कितना सिंपल सा आ रहा है, कैसा आ रहा है। बारिश में सड़क में बारिश का पानी भर गया, कोई त्रुटि नहीं। देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या आंसर होगा इसका। देखिए सड़क में बारिश का पानी भर गया है, सड़क में, देखिए बारिश का पानी नॉर्मल है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, भर गया है भी नॉर्मल है। सड़क में या सड़क पर, बस ये सोच लीजिए, सड़क पर बारिश का पानी भर गया है या सड़क में भर गया है। सड़क कोई बर्तन तो है नहीं, सड़क पर बारिश का पानी भर गया है, मतलब जो मिस्टेक है वो हमें कहाँ पर नज़र आ रही है, सड़क में के अंदर ही कोई ना कोई मिस्टेक है, जिसकी जगह होना चाहिए था पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बता दीजिए बहुत जल्दी से कि इसका कौन सा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। आकाश में बादल गरजा जा रहे हैं, अरे वाह, गजा रहे हैं। कुछ यहाँ पर भी देखिए गलत लिखा हुआ है, गरजा रहे हैं, ये भी आप हटा दीजिए। अब सेंटेंस को पढ़िए, क्या दिया है, आकाश में बादल गरजा रहे हैं, तो गरजा रहे हैं में मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या कहना चाहिए था, ये कट करना है, ठीक है। इसको मत ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। तो आकाश में बादल गरज रहे हैं होना चाहिए, यहाँ पर गरजा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या हम लिखते हैं यहाँ पर गरजा करते हैं, आकाश में बादल गरजा करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पर गरजा रहे हैं का मतलब था कि गरज रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, बहुत जल्दी से इसको निपटा लेते हैं। कल भी हम एक बहुत बेहतरीन से चैप्टर, बहुत बेहतरीन से एक सेट के साथ मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं बहुत बेहतरीन सा सेट आपके सामने पेश करूँ।
विद्यालय, ये सेट भी बहुत अच्छा लगा होगा। पिछला वाला काफ़ी सिंपल था, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सेट आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कई प्रश्न अच्छे थे। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो यहाँ पर होना चाहिए जलपान का, ठीक है। तो जलपान का, इस वाले में मिस्टेक हो जाएगी, जलपान को की जगह होना चाहिए था जलपान का उत्तम प्रबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब मिस्टेक जो है वो बी में है, जलपान को की जगह क्या होना चाहिए, का उत्तम प्रबंध है। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ हम यहाँ पर हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, ये देखिए यहाँ पर हमें मिस्टेक मिल गई। बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस थे, इसको कोई भी 6ठी 7वीं क्लास का, 4थी 5वीं क्लास का बच्चा भी सही कर सकता था। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, मतलब अच्छा लगता है होना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर, तो ये हमने देखिए यहाँ तक 30 प्रश्नों को हमने किया इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने यहाँ पर कितने प्रश्नों को किया, हमने यहाँ पर 30 प्रश्नों को किया। तो आउट ऑफ 30 आपने कितने नंबर आपने पाए हैं, आउट ऑफ 30 कितने नंबर पाए हैं, ज़रा जल्दी से बता दीजिए। और देखिए आप एक चीज़ आप मान लो, अगर आप लास्ट तक, यहाँ तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आपने पूरी क्लास को अच्छे से लिया होगा और बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप बहुत जल्दी से अपना जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव करें। तो अब बस आपको ये करना है कि आप ईमानदारी से ये बता दीजिए कि आपके कितने प्रश्न आज सही हुए, और जितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, अगर आपने बाई चांस आज पूरी क्लास देख ली है और आपने एक भी प्रश्न को सॉल्व नहीं किया है तो ये बिल्कुल ही गंदे बच्चे वाली बात हो गई। आपको ऐसा आगे से नहीं करना है। तो नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले 8 बजे आपके पास, 8 बजे मिलेंगे, राइट टाइम 8 बजे, डेली की तरह, आज की तरह हम मिलेंगे कल शाम 8 बजे। और जब मिलेंगे तब हमारे पास होना चाहिए एक पेन और एक हमारे पास होनी चाहिए कॉपी, और उस कॉपी पर 1 से 30 तक की गिनती पहले से ही अगर लिखी हुई है तो आप सीधा सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, हम दोबारा मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नए बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।